हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सीयूटी वाला। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सीयूटी के चैंपियंस, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सीयूटी अपीयरिंग एग्जाम इसका हाल ही में 3-4 महीने बाद आपका होने वाला है। तो उसके प्रिपरेशन के लिए भाई एक ये सीरीज चल रही है आपकी सफल 3.0 बैच फॉर पर्टिकुलरली आर स्टूडेंट्स, जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है सीयूटी के लिए, एग्जाम के लिए। ओके, तो यार देखो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं। टुडे इज योर 4th लेक्चर। आज आपका ये चौथा सेशन है जिसमें हम अगेन कुछ 3 चैप्टर्स 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द कोल्ड वॉर एरा, है ना। बेसिकली जो यूएस और रशिया के बीच में चलता रहता है। देन वी विल स्टडी अबाउट दी दैट एंड ऑफ बायपोलैरिटी एंड थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स, यूएस हेगेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके बारे में ये 3 चैप्टर्स आज हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में, और कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, सो दैट यू मे ऑल्सो राइट इट डाउन समवेयर, है ना। और नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको बिल्कुल पहले वाले सेशन में बताया था। जिसने वो नहीं देखा है मैं फिर बता देती हूँ कि व्हाट यू डू इज, यहाँ पर मैं आपको वही चीजें देकर आई हूँ जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज मैम ने यहाँ पर आपको पढ़ाई है। पेपर आपको तुम्हारा इसी में से ही आने वाला है, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सेशंस। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज द कोल्ड वॉर, ठीक है ना। पहला चैप्टर आपका यही है, आज का पहला टॉपिक यही है, द कोल्ड वॉर, ठीक है ना। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोल्ड वॉर में हॉट कोल्ड क्या होता है। देखो बेटा, कोल्ड वॉर का मतलब होता है जहां पर लड़ाई हो रही है बट आर्म्स के थ्रू नहीं हो रही है ना। जो आर्म्स के थ्रू लड़ाई होती है दैट इज समथिंग डिफरेंट, और जो बिना आर्म्स, बिना हथियारों के, आर्म्स का मतलब ये नहीं तुमने हाथ सोच लो, हाथ नहीं, बिना हथियारों के जो लड़ाई होती है उसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, है ना। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, नहीं पता है तो जान लो बेटा। आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी दुनिया जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है ना। एक बन गया था बेटा आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ठीक है ना। एक था आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसको लीड कर रहा था यूएसए यानी अमेरिका, और दूसरा बन गया था आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है ना। कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट ब्लॉक कह सकते हो, और इसको लीड कर रहा था बेटा रशिया, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो यूएसएसआर, ठीक है ना। बाद में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, वो हम अलग आज ही के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भाई जब ये 2 ब्लॉक्स बने थे तो कुछ लोग कैपिटलिस्ट को फेवर कर रहे थे और कुछ कंट्रीज कम्युनिज्म को फेवर कर रही थी, ठीक है ना। क्या डिफरेंस होता है मैम कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म में। कैपिटलिस्ट का मतलब जैसे हमारे देश में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, दे आर कैपिटलिस्ट, है ना। ज्यादातर जो प्रॉफिट है इट इज होल्ड बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल। बट व्हाट इज कम्युनिस्ट, व्हाट इज सोशलिस्ट, कि जो भी फायदा है, जो भी प्रॉफिट है, इट शुड बी होल्ड बाय इक्वली इन द सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो हम इस कोल्ड वॉर एरा में यही पढ़ने वाले हैं कि जब ये कोल्ड वॉर एरा हुई थी तो किन किन कंट्रीज के बीच में ये प्रॉब्लम आई थी, है ना। कौन सा कंट्री किसको फेवर कर रहा था, कौन कम्युनिज्म मांग रहा था, कौन सोशलिज्म मांग रहा था, कौन कैपिटलिज्म मांग रहा था, है ना। किन कंट्रीज के बीच में ये कोल्ड वॉर हुई थी, क्या इशू था, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब ये मैम क्या है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अगर आप मैप में देखोगे ना तो आपको क्यूबा एक कंट्री मिलेगी, एक जगह मिलेगी, एक आइलैंड है, वो अमेरिका के पास एक आइलैंड है क्यूबा, ठीक है ना। वहां पर कुछ मिसाइल क्राइसिस क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। हुआ ये था बेटा कि क्यूबा वाज अ कंट्री नियर यूएसए, और वो सोशलिज्म यानी रशिया की आइडियोलॉजी को फेवर करता था। अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, है ना। तो कुछ इस तरह की चीजें थी, मैं अभी डिटेल में अंदर बताऊंगी आपको तो आपको समझ में आएगा। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बेटा 1961 में क्या हुआ था, यूएसएसआर बेटा इस चीज के लेकर वरीड था कि यूएसए जो है वो कभी भी इस कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा, क्योंकि देखो क्यूबा में क्या है, कम्युनिज्म है ना। मैंने बताया ना भाई यूएसएसआर या रशिया में कम्युनिज्म फेवर कर रहे थे और अमेरिका यूएसए में कैपिटलिज्म फेवर करते थे, ठीक है ना। तो यूएसएसआर को इस चीज की बहुत चिंता थी कि यार ये अमेरिका कभी भी क्यूबा के ऊपर इन्वेड कर देगा, और वहां का जो क्यूबन प्रेसिडेंट है दैट इज फिडेल कैस्ट्रो। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा, 4-5 नाम आपको देंगे, ठीक है ना।
अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इनको हटा दिया जाएगा और यूएसए जो है वो अपना बेस वहां पर बना लेगा। ये चिंता किसको है? ये चिंता यूएसएसआर को थी। क्यों? क्योंकि क्यूबा जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, ठीक है ना, वो कम्युनिज्म को फेवर कर रही थी। यूएसए चाह रहा था कि भाई कैपिटलिज्म आए, रशिया चाह रहा था कम्युनिज्म आए। प्रॉब्लम ये थी, क्यूबा वाज एन एली ऑफ यूएसएसआर। एली का मतलब क्या होता है? सपोर्टर। क्यूबा क्या थी? इट वाज एन एली ऑफ यूएसएसआर, वो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे। रिसीव डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम यूएसएसआर, भाई क्योंकि वो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे तो यूएसएसआर से उनको अक्सर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मदद मिलती थी, यानी पैसा वैसा ये यूएसएसआर वाले इनको भेजते रहते थे। यूएसएसआर डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। अब यूएसएसआर ने ये सोचा कि इससे पहले अमेरिका हमला कर दे, हम वहां पर अपना एक बेस बना लेते हैं, ठीक है ना, एंड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा इन 1962। तो 1962 में रशिया ने डिसाइड करा, यानी यूएसएसआर ने डिसाइड करा। एक्चुअली यूएसएसआर में तो कुछ आपकी 14-15 कंट्रीज थी, लेकिन चलती रशिया की थी, ठीक है ना। आगे जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी पढ़ोगे आप, तो आप पढ़ोगे कि उसमें बेलारूस, मॉस्को और रशिया, इन 3 कंट्रीज ने मिलकर डिक्लेयर कर दिया कि भाई आज से यूएसएसआर खत्म, है ना। बाकी कंट्री से पूछा भी नहीं गया था। ओके, तो भाई यूएसएसआर ने बोला इससे पहले कि अमेरिका हमला कर दे, हम बैठ जाते हैं वहां पर जाकर और अपना एक बेस बना लेते हैं। तो यूएसएसआर ने क्या किया? 1962 में अपना एक न्यूक्लियर मिसाइल का बेस बना दिया क्यूबा में। यूएसए प्रेसिडेंट, अब देखो यूएसए का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जॉन एफ कैनेडी, ठीक है ना। इन्होंने किसको ऑर्डर किया? इन्होंने अपने अमेरिकन वॉरशिप को, यानी कि उस टाइम पर जो कोई भी यूएसएसआर का जहाज अगर यहां से पास होता है तो उसको रोक दीजिए। यूएसए के प्रेसिडेंट ने बोला कि यूएसएसआर का कोई भी अगर शिप कोई यहां से पास होता है, क्यूबा की तरफ जा रहा है या हमारे एरिया से होते पास हो रहा है, उसको वहीं रोक दीजिए, ठीक है ना। तो जो यूएसए के कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जॉन एफ कैनेडी, ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरप्ट एनी सोवियत शिप। सोवियत शिप का मतलब यूएसएसआर की शिप्स को हेडिंग टुवर्ड क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग टू यूएसएसआर। रोक कर उनको धमकाना है, धमकाने के बाद छोड़ देना है, ताकि यूएसएसआर को समझ में आ जाए कि भाई यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। फिर क्या हुआ? दिस होल इशू इज नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये है बेटा पूरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। दोनों तरफ, दोनों पार्टीज जो है वो वॉर नहीं चाह रही थी, इसको हम कह रहे हैं कोल्ड वॉर, है ना, कि भाई हथियारों के बेस पर लड़ाई नहीं हो रही है, बट शिप्स रोककर आपने धमका दिया, तो दिस इज कोल्ड वॉर, ठीक है ना। बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर। यूएसएसआर शिप्स स्लोड डाउन एंड रिटर्न बैक। तो यूएसएसआर की शिप्स जो है वो नहीं गई वहां पर, क्यूबन मिसाइल के क्यूबा के पास नहीं गई और वहां से ये वापस आ गई। सो आई होप आपको ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस समझ में आ गया होगा। तो कोल्ड वॉर क्या होता है बेटा? कोल्ड वॉर एक तरीके से आप कह सकते हो कंपटीशन है। किसके बीच में कंपटीशन होता है? द टेंशन एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन। किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, एंड बैक्ड बाय द एलाइज। ये आज भी चलता है, ऐसा नहीं कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई हो, ये आज भी चल रही है, ठीक है ना। यूएसए और यूएसएसआर यानी रशिया और यूएसए के बीच में जब भी कोई टसल होती है, कोई टेंशन आता है, दैट इज नोन एज कोल्ड वॉर, ठीक है ना, क्योंकि ये अल्टीमेटली 2 पावरफुल ब्लॉक्स है हमारे वर्ल्ड के। फॉर्चुनेटली कोल्ड वॉर वॉज नेवर टर्न्ड इनटू अ हॉट वॉर। कोल्ड वॉर, ये किस्मत की बात थी ये कि ये कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर नहीं हो। हॉट वॉर का मतलब पूरे फुल स्केल वॉर नहीं हुई, हथियारों के साथ, पावर्स के साथ, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ वॉर नहीं हुई, ठीक है ना। क्यूबन मिसाइल क्लासेस वाज द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। ये जो क्यूबन मिसाइल क्लासेस थी ये एकदम चरम पे थी जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली किस्मत ऐसी थी कि भाई ये लड़ाई कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है ना। वेस्टर्न अलायंसेस ऑफ द ब्लॉक हेडेड बाय यूएसए, यानी हम बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट की, ठीक है ना। आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, वो किसकी बात करते थे कि भाई लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और कैपिटलिज्म का मतलब कि एक इंसान के पास पूंजी 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 पूंजी, है ना। स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो, लोगों का इंडिविजुअल प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राइवेटाइजेशन से समझ में आएगा तुमको कि जैसे हमारे देश में कहीं कहीं बात करते हैं कि भाई चीजें प्राइवेटाइज कर दी जाए, है ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म कर दो, ठीक है ना। तो वहां यूएसए में किस चीज की आइडियोलॉजी थी कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो चीजों का, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो, लोगों का कंट्रोल ज्यादा हो। जबकि जो आपका ईस्टर्न अलायंस था यानी जो यूएसएसआर था वो किस आइडियोलॉजी पे बेस कर रहा था? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म पर बेस करता था। तो ये कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी वाली और सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जो थ्योरी है, इसी को हम बेटा आगे कोल्ड वॉर में कन्वर्ट करते हुए देख रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
ओके अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थोड़े और 1962 से अब हम बेटा और पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना, और पीछे जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, मुझे कौन बताएगा चैट सेक्शन में, लिखना मुझे चैट सेक्शन में कि वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई थी। व्हाट इज द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है, 19 डैश डैश से लेकर 19 डैश डैश, ठीक है ना, आप मुझे चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन 1945। अब ये तो चलो एंड आ गया, ठीक है ना, दो पावर्स के बीच में हुई थी, एक्सिस पावर्स थे और कौन से बेटा, दूसरे कौन से थे, अलाइड पावर्स थे, ठीक है ना, सॉरी सेंट्रल पावर्स, एक्सिस पावर्स, अलाइड पावर्स, ठीक है ना। सो अलाइड फोर्सेस थी जिसमें आपका यूएसए और रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। देखो ध्यान में रखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो यूएसए और रशिया साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इनको बोलते हैं हम अलाइड फोर्सेस। क्या बोलते हैं, अलाइड फोर्सेस। और दूसरी तरफ कौन था बेटा, दूसरी तरफ थे आपके एक्सिस पावर जिसमें आपका था जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है ना, जर्मनी, इटली एंड जापान। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद ही से ये कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। मैंने आपको लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग से बताया था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था दो ब्लॉक बन गए थे, कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट ब्लॉक वाज हेडेड बाय यूएसए एंड द कम्युनिस्ट ब्लॉक वाज हेडेड बाय द सोवियत यूनियन, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेटा जब एंड हुआ था वो कैसे एंड हुआ था कि यूएसए ने दो बड़े बड़े लड्डू खिलाए थे। किसको खिलाए थे बेटा, जापान को खिलाए थे, क्योंकि जापान लड्डू खाना चाह रहा था, ठीक है ना। ओके तो यूएसए ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है ना। हिरोशिमा पे गिरा था बेटा 6 अगस्त को और नागासाकी पे गिरा था 9 अगस्त 1945 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। उसके बाद फाइनली जापान ने सरेंडर कर दिया था। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि विच 2 सिटीज पे यूएसए ने ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स, हिरोशिमा एंड नागासाकी। व्हेन 6 और 9 याद रखना, 6 को किया था, 3 दिन बाद फिर 9 तारीख को किया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसके बाद जापान ने सरेंडर किया था। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इन बॉम्ब्स का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस बॉम्ब्स। तो देखो क्या था जो बेटा, जो 6 तारीख को गिराया गया था वो उसको बोलते हैं लिटिल बॉय। क्यों, क्योंकि उसमें इतना कैपेसिटी नहीं थी, सिर्फ 15 किलो टन्स की कैपेसिटी थी, ठीक है ना। किसमें, हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा था उसको बोलते हैं लिटिल बॉय। 100% चांस है यहां से क्वेश्चन आने का, 100% चांस है, ठीक है ना। और जो दूसरा बेटा नागासाकी पे जो गिराया था उसको हम बोलते हैं फैट बॉय, क्योंकि उसमें 21 किलो टन कैपेसिटी थी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो लिटिल बॉय, फैट बॉय, देखो नाम से ही है, लिटिल बॉय का मतलब कम कैपेसिटी थी, कम किलो टन्स थे, 15 किलो टन्स। और फैट बॉय तो फिर क्या था वो, इट इज 21 किलो टन्स, ठीक है ना। तो भाई हिरोशिमा एंड नागासाकी का ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके अब हम बात कर रहे हैं बेटा वेस्टर्न ब्लॉक की। दैट मीन्स हम यहां पर बात करेंगे बेटा यूएसए की, ठीक है ना, यूएसए की बात कर रहे हैं। ओके चलो, आई होप ये आपको पता है कि यूएसए में वेस्टर्न ब्लॉक को यूएसए बोलते हैं, ईस्टर्न ब्लॉक को यूएसएसआर रशिया बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं बताता तो मैंने आपको अभी बता दिया। ओके दिस ब्लॉक वाज फॉर्मलाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नाटो। अब भाई अमेरिका ने यहाँ पर एक नाटो बनाया, ठीक है ना। अगर तुम्हारा नाचो नाचो नहीं है, नाचो 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 नाचो, नो नो नाचो, इट इज नाटो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो, ये क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर। द फुल फॉर्म ऑफ नाटो इज डैश, तो इट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको आप मिस मत करिएगा, ठीक है ना। कब बनी थी बेटा, अप्रैल 1949 में बनी थी, जिसमें आपके 12 स्टेट थे। कितने, 12 स्टेट्स थे। डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या डिक्लेयर करा, दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। क्या उन्होंने बोला कि अगर इसमें 12 कंट्रीज थी, 12 स्टेट्स का मतलब 12 कंट्रीज थी, और उन्होंने इस चीज में डिक्लेयर करा कि अमेरिका की किसी भी एक कंट्री पे या यूरोप की किसी भी एक कंट्री पे अगर आपने हमला किया है तो इसका मतलब आपने पूरे नाटो पे हमला कर दिया है, ठीक है ना। उन्होंने इस तरह से बात करी। डिक्लेयर्ड दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ द यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज अटैक ऑन ऑल ऑफ देम एंड विल फेस कलेक्टिवली, और हम सब फिर मिलकर आपका सामना करेंगे, ठीक है ना। तो ये वेस्टर्न ब्लॉक यूएसए ने ये चीज बनाई थी। ओके कि नहीं ओके। इसके अलावा बेटा क्या बना था, एक बना था सीटो, एक बना था सेंटो। व्हाट इज सीटो एंड सेंटो। सीटो है आपका साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और सेंटो क्या है, इट इज सेंटो का फुल फॉर्म आप मुझे चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे, ठीक है ना। ओके तो भाई यूएसए ने इसके अलावा बेटा और 2 अलायंसेस बनाई थी, दैट इज सीटो एंड सेंटो। यूएसए बिल्ड एन अलायंस सिस्टम इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ईस्ट में और साउथ ईस्ट में और वेस्ट एशिया में बनाया था। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में कौन सा बनाया था, सीटो बनाया था। ओके एंड
वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें सेंटो बनाया था। तो आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताओगे, जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ आपको, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, CEN से सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये दो और नाटो सीटो सेंटो, नाटो सीटो सेंटो वॉज मेड बाय यूएसए। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भाई सेंटो ये जो अलायंस है, हु मेड इट, मेड बाय रशिया, यूएसएसआर, मॉस्को, बेलारूस या यूएसए, तो यू हैव टू मार्क यूएसए। और इज इट मेड बाय द वेस्टर्न ब्लॉक और द ईस्टर्न ब्लॉक, तो आप बोलोगे वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न ब्लॉक ने क्या किया, दैट मींस हम यहाँ पर अब बेटा यूएसएसआर में आ रहे हैं। अब जब उन्होंने सीटो सेंटो नाटो बना दिया तो उन्होंने बोला यार हम क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने बनाया बेटा वॉर्सो पैक्ट। क्या बनाया, वॉर्सो पैक्ट। ईस्टर्न ब्लॉक ने भी एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जिसको हम बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट, ठीक है ना, जिसको सोवियत यूनियन लीड कर रहा था, यानी कि रशिया लीड करता था। कब बना था, 1955 में बना था। क्या प्रिंसिपल था इसका, वॉज टू काउंटर नाटोस फोर्सेज इन यूरोप। यूरोप में जो नाटो की फोर्सेज बैठी हुई है उनको काउंटर करने का काम के लिए हमने वॉर्सो पैक्ट बनाया था। ये क्या है बेटा, ये एक तरीके से सारी की सारी आर्मीज हैं, ठीक है ना, ये सारी की सारी मिलिट्री फोर्सेस है, आर्मीज हैं, कि कोई भी अगर कभी भी हमला करेगा, भाई अगर मान लो यूएसएसआर ने कभी हमला किया तो इनकी नाटो सीटो सेंटो आ जाएंगी लड़ने के लिए, है ना। कभी नाटो सीटो सेंटो ने हमला किया तो वॉर्सो पैक्ट के लोग पहुंच जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से इनकी आर्मी थी। ओके, चाइना एंड सोवियत यूनियन रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशंस विद रीजनल कंट्रीज एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। क्या कह रहा है, चाइना और जो सोवियत यूनियन यानी कि जो आपका रशिया है, दे रिस्पॉन्डेड, इन्होंने भी एक साथ आए, इनके भी क्लोज रिलेशंस बने विद द रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। इनके साथ भी मिलकर उन्होंने अपने रिश्ते अच्छे बनाए। हाउएवर चाइना क्वारल्ड विद यूएसएसआर टुवर्ड्स लेट 50s एंड 1969 ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो पहले तो भाई सोवियत यूनियन यानी रशिया और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन एक मुद्दा, भाई कहते हैं ना कि भाई जमीन जायदाद पैसा ये अच्छी जगह पर लड़ाई करा देती है। तो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट आया जिसमें 1950s और 1969 में चाइना और रशिया के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ओके ना, एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अब ये एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि कहां कोल्ड वॉर देखने को मिली, है ना। ऑब्वियसली बात है कि वहां पर हॉट वॉर नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, बट कोल्ड वॉर थी। तो पहला तो आपने देखा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यूबा में, ठीक है ना। फिर क्या था, बोथ सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया, कि कोरिया में तो ये दोनों आमने सामने आ गए थे। आपका यूएसएसआर, ईस्टर्न ब्लॉक एंड द वेस्टर्न ब्लॉक, दोनों आमने सामने आ गए थे। 1950 से 1953 बर्लिन में प्रॉब्लम हो गई थी, बर्लिन वॉल, खैर चलो अलग बात है, वो बर्लिन वॉल है, अलग किस्सा है। बर्लिन यानी जर्मनी प्रॉब्लम हो गई थी। द कॉन्गो में अर्ली 60s में हुई थी, वियतनाम में देखने को मिला एंड अफगानिस्तान में देखने को मिला। तो दीज वर दी एरियाज, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर कोल्ड वॉर देखने को मिली, है ना। कोल्ड वॉर का मतलब क्या हुआ, जहां पर लड़ाई हुई, कन्फ्रंटेशन हुआ, टेंशन हुई, बट कोई आर्म्स हथियार के थ्रू लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया। ओके नाउ आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। अब भाई क्या था, देखो मैं बताऊं, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी का मतलब ये हुआ, आप याद करो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रीटी इंडिया के साथ भी करी जा रही थी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, कि आप कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाएंगे। और फिर एक दूसरी ट्रीटी और हुई थी जिसमें ये लिखा गया था कि अगर आपने कोई पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर एटॉमिक बम, नॉट पावर प्लांट, अगर आपने कोई एटॉमिक बम या न्यूक्लियर एटम बम कोई बना लिया है तो उसका टेस्ट नहीं करेंगे। इंडिया ने कहा कि हम इसको साइन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि चाइना ऑलरेडी बनाकर बैठा हुआ था, है ना। तो क्या था बेटा, इनिशियली स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज ने, जो हमारे यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने ही खाली ये एटम बम्स बना रखे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रीटी ले आए कि भाई कोई और देश नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये वही है आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, कि आर्म्स को हथियारों को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई, ठीक है ना। यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने बेटा क्या डिसाइड करा, कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने सोचा कि यार हम दोनों एक साथ आते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन्स रखने हैं, कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखने हैं। न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर दोनों को लेकर हमें कुछ लिमिटेशन लेकर आनी चाहिए, है ना, कि भाई यूएसए के पास इतने हथियार होंगे और रशिया के पास भी इतने हथियार होंगे। टू साइड साइन 3 सिग्निफिकेंट ट्रीटीज, 3 सिग्निफिकेंट ट्रीटीज उन्होंने साइन करी थी बेटा। एक है एलटीबीटी, एक है एनपीटी एंड तीसरी है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है ना। अब ये एलटीबीटी क्या है, सॉरी जस्ट अ मिनट, अब ये एलटीबीटी क्या है, एलटीबीटी एलटीबीटी एनटीपी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो मैं आपको यहां पर लिख देती हूं, थोड़ा आपके पास इसका फुल फॉर्म होना चाहिए। एलटीबीटी
LTBT का बेटा फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है ना, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ LTBT। NPT का क्या है बेटा? NPT इज न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलिटेरियन PROLI प्लोरीफिरेशन ट्रीटी, ठीक है ना। और एक ये है बेटा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है ना। तो दोनों का मैंने यहाँ पर बेटा फुल फॉर्म भी लिख दिया है। तो 3 सिग्निफिकेंट ट्रीटीज करी थी। पहली है आपकी LTBT यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैन टेरिटरी, कि भाई आप टेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा है NPTT दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और तीसरी थी एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे दिया तो है भाई, मैम ने तो खामखा मेहनत कर दी, कोई बात नहीं, इसको देख लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, पहली आती है बेटा लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT, ठीक है ना। क्या था? बैन न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट इन एटमॉस्फेयर, इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। क्या बोला? बैन कर दिया कि भाई आप किस तरीके से भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं करेंगे, चाहे आसमान में हो चाहे जमीन के अंदर हो, ठीक है ना। किस किस ने साइन किया था बेटा? US, UK, USSR इन मॉस्को में साइन हुआ था 5 अगस्त 1963 में, ठीक है ना। ओके कि नहीं ओके? चलो दूसरा आता है बेटा आपकी NPT दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी। क्या था ये? अलाउज ओनली न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्टॉप अदर्स फ्रॉम एक्वायरिंग देम। क्या है ये? उन्होंने ये बोला कि भाई जिन्होंने अब न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं सिर्फ वही कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स बना सकती है, इसके अलावा और दूसरे कोई भी देश के लोग, कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। भाई क्या बात है, ये तो गलत बात है बहुत ज्यादा। फॉर the purpose of NPT, a nuclear weapon state is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1st January 1967। 1st January 1967 से पहले जिसने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं उनके पास ही ये खाली पावर है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो भाई इस 5 कंट्रीज मैंने आपको बताए थे जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया था, USA, USSR, बाद में रशिया हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है ना। क्योंकि आपके बेटा परमानेंट मेंबर्स भी हैं UNO के, ओके क्लियर है। तो भाई ये ट्रीटी कहाँ साइन हुई थी? इट वाज साइंड इन वॉशिंगटन, लंदन एंड मॉस्को इन जुलाई 1968। फिर तीसरा है बेटा आपका आई थिंक ये आपका स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स है, कि इस पे आर्म्स पे लिमिटेशन लगाने की बात करी गई थी कि भाई अब हथियारों पर लिमिटेशन लगा दिया जाएगा। द फर्स्ट राउंड ऑफ द स्ट्रेटेजिक एम्स आर्म्स लिमिटेशन टॉक बिगिन इन इतना नवंबर 1969। सोवियत लीडर जिसका नाम है, क्या नाम है, लियोनिड ब्रेजनेव एंड US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन साइन द फॉलोइंग इन द मॉस्को। तो मॉस्को में देखो ये ट्रीटी हुई थी USA और किसके बीच में हुई थी? सॉरी, USA एंड रशिया के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है ना। ओके क्या बोला गया था इसमें? लिमिटेशन ऑन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ठीक है ना, ABM बोलते हैं इसको, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ABM, ओके। फिर इसके बाद स्ट्रेटेजिक दूसरी लिमिटेशन टॉक हुई, SALT 2 हुआ, इसको बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, SALT, ठीक है ना। सेकंड राउंड जब हुआ था नवंबर 1972 में हुआ था। US का प्रेसिडेंट कौन थे बेटा उस टाइम पर? जिमी कार्टर एंड सोवियत के कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है ना। उन्होंने फिर से ये ट्रीटी पर साइन किया था, लिमिटिंग द स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन वियना इन जून 18, 1979। फिर बेटा तीसरी हुई थी, फिर हुई थी बेटा स्टार्ट 1 दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये सब अभी क्या थी? लिमिटेशन थी। अब आ गई रिडक्शन ट्रीटी, किसके बीच में हुई थी बेटा? USSR के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव एंड US के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, ठीक है ना। बेटा वहां पर 2 जॉर्ज बुश हुए थे, आपको पता है, तो ये जो बाद वाले थे, सीनियर वाले थे, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑन द रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन मॉस्को 31 जुलाई। फिर बेटा स्टार 2 आया था, ये किसके बीच में हुई थी बेटा? अब जब गोर्बाचोव के बाद कौन वहां पर प्रेसिडेंट बना था बेटा? रशिया के प्रेसिडेंट बने थे बोरिस येल्सिन और US के प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज बुश, इनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी। तो आपको एक चीज याद रखना है कि किसके बीच में कौन सी ट्रीटी हुई थी, ठीक है ना। येल्सिन और जॉर्ज बुश के बीच में स्टार 2, गोर्बाचोव और जॉर्ज के बीच में स्टार 1, ठीक है ना। जिमी कार्टर एंड लियोनिड ब्रेजनेव के बीच में स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक 3। इस तरीके से आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसके बीच में ट्रीटी हुई थी, कौन सी हुई थी, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। चलो ना चैलेंज टू बायपोलैरिटी नैप। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो आपकी कहानी पहुंच चुकी है 62 तक,
ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा 62 पे, थोड़ा सा और मैं आपको पहले बताऊं तो 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया था, 45 में वॉर खत्म हुई थी, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, उसके बाद ही 2 पावर ब्लॉक बन गए थे, 47 में हमारा भारत आजाद हो गया था, ठीक है ना। 62 तक आते आते ये नैम सीटो पीटो सब बच चुका है। ओके, अब जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो हमारे भारत ने बोला, अब उसके सामने ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था कि आप यूएसए के साथ जाना चाहते हैं या आप रशिया के साथ जाना चाहते हैं। तो हमारे इंडिया ने कहा कि भैया ऐसा है, ना हम यूएसए के साथ जाना चाहते हैं, ना हम कैपिटलिस्ट को फेवर करते हैं, ना हम एंटायरली कम्युनिस्ट को फेवर करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी कंट्री ने बोला कि भैया हम नैम बनाएंगे, दैट इज नॉन अलाइंग मूवमेंट, हमें नैम बनाना है, हमें मतलब नहीं है ना कैपिटलिस्ट से ना कम्युनिस्ट से। तो यहाँ पर नैम बनाया गया था। बेटा 5 फाउंडर्स हैं नैम के, ठीक है ना, एक्चुअली तो 3 है लेकिन 5 बोलते हैं। पहला है बेटा आपका मार्शल जोसेफ ब्रोजो टीटो, ये आपके यूगोस्लाविया के थे। जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के थे। जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के थे। सुकर्नो इंडोनेशिया एंड क्वामा करुमा ये घाना के थे। तो भाई कोई भी एक मेंबर नहीं है, ओके, कोई एक मेंबर नहीं है इसके फाउंडेशन के, उनमें दीज आर 5 मेंबर्स ऑफ फाउंडेशन। पहली समिट कब हुई थी बेटा? बेलग्राड में हुई थी। बेलग्राड कहाँ है? यूगोस्लाविया में है। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसमें आपके कुछ 25 मेंबर स्टेट्स ने, यानी 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। उसके बाद जब 14 समिट हुई, पहली समिट कब हुई थी? पहली यानी कि पहली मीटिंग कब हुई थी? बेलग्राड में हुई थी। फिर जो 14वीं मीटिंग हुई थी उसमें बेटा कितने कंट्रीज हो गए थे? क्यूबा में हुई थी 2006 में, इसमें 116 मेंबर कंट्रीज आ गए थे और 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज थे। तो यानी स्टार्टिंग में से 25 थे, उसके बाद इसमें देखो 116 मेंबर्स ऐड होते चले गए, यानी 116 कंट्रीज इसमें ऐड होती चली गई, ठीक है ना। सो आई होप आपको नाम क्लियर हो जाएगा। अब नाम के बाद एक नया कॉन्सेप्ट और आया, उसको बोलते हैं न्यू, दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है ना। क्या था ये बेटा? ये एक तरीके से मैं आपको, चलो मैं बताती हूँ। अनकैट, क्या बोलते हैं इसको? अनकैट, दैट इज UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट निकाली 1972 में, जिसमें उन्होंने क्या बोला? टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, कि भाई डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक नई ट्रेड पॉलिसी उन्होंने बनाई, ठीक है ना। क्या प्रपोज किया उन्होंने? ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब हर देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकता है, ठीक है ना। हर देश जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकता है। अभी तक क्या हो रहा था कि भाई ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी, है ना। डेवलप्ड कंट्री के साथ ही ट्रेड कर रहा था, डेवलपिंग कंट्री को मौका नहीं मिल रहा था। डेवलप्ड कंट्री ने ट्रेड बैरियर लगा रखे थे, डेवलपिंग कंट्री अपना सामान नहीं बेच पा रहे थे। तो फिर ऐसे में यहाँ पर UNCTAD आता है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये आता है और ये बोलता है कि नहीं भाई, हम जो है एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं ट्रेड करने के लिए, दैट इज ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें क्या बोला गया? उन्होंने ये बोला गया कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, LDCs जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, इनका दे शुड हैव कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज, कि भाई इनको भी इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका कंट्रोल उनके ऊपर, अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर होना चाहिए, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज नहीं दे रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज इसका मिसयूज कर रही हैं, ठीक है ना। तो LCDs की बात करी गई। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट LCDs कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब जो वेस्टर्न मार्केट था बेटा, ये आपका डेवलप्ड कंट्री है ना भाई। यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब यूएसए कल को ट्रेड बैरियर लगा दे कि भाई हम इंडिया का माल इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो इंडिया अपना माल कहाँ बेचेगा, ठीक है ना। तो भाई वो बोल रहा है कि भाई उनके जो डेवलपिंग कंट्री है, जो ये आपके LDCs हैं, व्हाट इज LDCs? लीस्ट डेवलप कंट्रीज। जो आपके ये LDCs हैं, इनके पास ये एक्सेस होना चाहिए कि वो अपना सामान, वो अपना प्रोडक्ट मास्टर मार्केट में बेच सके, ठीक है ना। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो एक से एक नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज के पास होनी चाहिए, जिससे कि भाई उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगे। प्रोवाइड दी LDCs यानी लीस्ट डेवलप कंट्रीज को आप क्या प्रोवाइड करो? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि उनको इंट्रोड्यूस करो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उनका रोल आए इसमें, वो भी अपनी बात कह सके, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे बेटा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है ना।
ओके आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिसी ऑफ नैम। भाई हमारी कंट्री में हमने नैम को अपनाया, हाँ मैम अपनाया, लेकिन बेटा इनिशियली हम नैम के लिए इतने हमने कह सकते हैं कि हमने इतनी सीरियसली नैम को नहीं लिया, वो तो बहुत बाद में हमने जाकर नैम को सीरियसली लिया था। तो हमारे नैम को कुछ कुछ लोगों ने बेटा क्रिटिसाइज भी किया था। क्यों किया था, क्या रीजन थे, आइए जानते हैं। हैविंग क्रिटिसाइज्ड अदर्स फॉर जॉइनिंग अलायंसेस, इंडिया साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विद यूएसएसआर फॉर 20 years। अब भाई सबने इसको क्रिटिसाइज किया, हैविंग क्रिटिसाइज अदर्स फॉर ज्वाइनिंग अलायंसेस। भाई बाकी सबको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आपने अलायंस ज्वाइन नहीं करा, आप कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ नहीं गए, आप कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ नहीं गए। इंडिया ने यहाँ पर एक ट्रीटी करी, किसके साथ, यूएसएसआर यानी रशिया के साथ एक ट्रीटी करी 20 साल के लिए। क्या था ये, इनडायरेक्टली ज्वाइन दी सोवियत अलायंस। एक तरीके से देखो, अगर देखो रशिया के साथ ट्रीटी करी है, दैट मींस इनडायरेक्टली आपने सोवियत अलायंस को ज्वाइन कर लिया। गवर्नमेंट थॉट टू टेक डिप्लोमेटिक पॉसिबल मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग दी बांग्लादेश क्राइसिस। अब भाई देखो यहाँ पर लोगों ने क्रिटिसाइज करा, क्रिटिसाइज ये करा कि यार आप तो बोल रहे थे कि आप नैम का जाएंगे, आप नैम ज्वाइन करेंगे, और आपने यार रशिया के साथ दोस्ती कर ली। भाई रशिया के साथ दोस्ती करने का मतलब एक तरीके से आप उनके अलायंस को ज्वाइन कर रहे हो, है ना। तो भाई लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज करा। अच्छा, इंडिया की गवर्नमेंट उस टाइम पर हमारे देश की क्या सोच रही थी कि नहीं नहीं, जब ये बांग्लादेश क्राइसिस आएगी, जब हमें जरूरत, तब हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, आर्मी की जरूरत पड़ेगी, और वो आर्मी हमें रशिया प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। रशिया ज्यादा वफादार दोस्त है एज कंपेयर टू यूएसए। यूएसए एक बार को धोखा दे सकता है, दिया है, पाकिस्तान को धोखा दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि भैया हमको यहाँ पर फ्लीट्स की जरूरत है, अमेरिका ने बोला तुम लड़ाई लड़ो, हम भेजेंगे फ्लीट, हम भेजेंगे। आज तक नहीं आया, पता ही नहीं है कहाँ है, आज तक नहीं आया, ठीक है ना। उसी जगह पर रशिया जो है वो एक वफादार दोस्त है, ठीक है ना। तो वही उन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट दैट टेकिंग डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबल मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग दी बांग्लादेश क्राइसिस, कि बांग्लादेश क्राइसिस में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें इनसे दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, अब नाम के जो फाउंडर फिगर्स हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बताया है। अब हम एक एक करके दूसरों के बारे में पढ़ते हैं, जो अब बचे हुए 4 है। तो पहले पढ़ते हैं जोसेफ ब्रोजो टिटो। बेटा ये यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, ये 35 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया है। जर्मनी के फॉट अगेंस्ट जर्मनी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कम्युनिस्ट थे बेटा, लेकिन मेंटेन सम डिस्टेंस विद द सोवियत यूनियन। कम्युनिस्ट थे, सब कुछ थे, लेकिन यूएसएसआर से थोड़ा दूरी बनाकर रखते थे। दूसरे है बेटा आपके जमाल अब्दुल नासिर, ऐसे लिखते हैं, ABDELE लिखते हैं। ये इजिप्ट के रूलर थे 1952 से लेकर 1970 तक, ठीक है ना। इन्होंने ही स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया था, लीडिंग टू एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इन 1956, ठीक है ना। तीसरे आते हैं बेटा सुकर्नो, ये आपके इंडोनेशिया के थे। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करा और आगे चलकर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, वैसे ही सुकर्नो इंडोनेशिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है ना। क्या किया उन्होंने, बांडुंग कॉन्फ्रेंस करवाई थी, ओवरथ्रोन इन अ मिलिट्री कूप, मिलिट्री कूप के थ्रू इनको हटा दिया गया था। देन फिर आते हैं आपके क्वामा करुमा, ही वॉज दी फर्स्ट PM और प्राइम मिनिस्टर ऑफ घाना 52 से लेकर 66 तक। फ्रीडम मूवमेंट इन्होंने भी चलाई थी एंड रिमूव्ड इन अ मिलिट्री कूप, तो मिलिट्री कूप के बाद इनको हटा दिया गया था। सो विद दिस आपका ये पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है एंड दैट वाज वेरी सिंपल। आई होप आपको सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। इसमें हमने सिर्फ कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। अब आपको ये तो चैप्टर अब मैं आपको स्टार्ट कराने जा रही हूँ, दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये यूएसएसआर टूट जाएगा, ठीक है ना। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, बर्लिन वॉल की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ओके, बाइपोलैरिटी का मतलब देखो दो चीजें होती है बेटा, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर। यूनिपोलर का मतलब एक ही सुपर पावर है, बाइपोलर का मतलब 2 सुपर पावर्स, ठीक है ना। चलिए, सो बर्लिन वॉल की बात करें बेटा तो इट वाज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। मैंने आपको बताया हुआ है कोल्ड वॉर क्या होती है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी एक हाइट पर था जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था, ऐसे ही बेटा बर्लिन वॉल भी था। बर्लिन वॉल क्या है, आई डोंट हैव अ इमेज ओवर हियर बेटा। ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, जर्मनी, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी डिवाइडेड था, बीच में खूब लंबी सी दीवार खिंची हुई थी, ठीक है ना। ये दीवार एक मुद्दा बन गया था,
बाद में दीवार खैर लोगों ने तोड़ दी और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था, ठीक है ना। चलो, सिंबलाइजेस द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। अब मैं आपको बताऊं क्या है। जैसे अगर ये जर्मनी है तो इस तरह से एक दीवार बनी थी, ये जो ईस्ट वाला पोर्शन था ये आपके यूएसएसआर से कनेक्टेड था, तो ये आपका कम्युनिस्ट था, दिस वाज कम्युनिस्ट, और इधर का आपका कैपिटलिस्ट था, ठीक है ना। यानी एक ही देश के लोग कुछ कह रहे थे कैपिटलिस्ट बनेंगे, कुछ कह रहे थे कम्युनिस्ट बनेंगे। क्या हुआ फिर, बिल्ट इन 1961 की दीवार 1961 में बनी थी, सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम दी वेस्ट बर्लिन, ठीक है ना। भाई जर्मनी की बात कर रहे हैं, बर्लिन वहां की कैपिटल है, तो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को ये दीवार सेपरेट कर रही थी। मोर देन 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार है, 28 साल के लिए दीवार खड़ी हुई, उसके बाद लोगों ने ही इसको 9 नवंबर 1989 में उठाकर तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहली वाली दीवार कब बनी थी, पहला क्वेश्चन आ गया। कितनी लंबी है, दूसरा क्वेश्चन आ गया। किसने तोड़ी थी, कब तोड़ी थी, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। और जब ये दीवार टूट गई थी तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया था, यानी कि पूरा जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी एक हो गया था और ये कम्युनिस्ट ब्लॉक खत्म हो गया। दैट मीन्स अब ये पूरा का पूरा एक जर्मनी कैपिटलिस्ट ब्लॉक बन गया था। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज व्हाट इज बर्लिन वॉल। ओके, फिर आता है बेटा यूएसएसआर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आपके यहां से बन सकते हैं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या था ये बताएं? ये केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1970। जब रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद ये यूएसएसआर बन गया था, सोवियत बन गया था, ठीक है ना, सॉरी यूएसएसआर बन गया था। gave primacy to the state political system centered around the communist party। जो इन कंट्रीज का, भाई व्हाट इज यूएसएसआर अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये कई सारे कंट्रीज, 15 कंट्रीज मिलकर उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था, उसको यूएसएसआर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या था इसमें बेटा, इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती थी, ठीक है ना। अब आपको पता है कम्युनिस्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को या ऑपोजिशन पार्टी को ये अलाउड नहीं था कि वो कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए या कोई ऑपोजिशन आए। वही एक सरकार है, वही कम्युनिस्ट है, जैसे चाइना इज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट कंट्री है ना, तो एक ही कंट्री है, वही सरकार बनाती रहती है बार बार। ओके, इकोनॉमी वाज प्लान एंड कंट्रोल बाय स्टेट, यानी कि यहाँ पर कोई कैपिटलिज्म नहीं था, जो भी प्रॉफिट था, ज्यादातर चीजें जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा था, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। हम अपने देश को क्या बोलते हैं, हम अपने देश को बेटा मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। हमारे यहाँ कुछ चीजें प्राइवेटाइज भी है, कुछ चीजें गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की जगह हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है ना। ओके, तो भाई ज्यादातर चीजें जो है वो इट वॉज कंट्रोल बाय द स्टेट। कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई भी यहाँ पर बेरोजगार नहीं था, सबके पास नौकरियां थी। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सोवियत स्टेट। जितने भी लैंड्स थे, जितने भी एसेट्स थे, वो लोगों के पास नहीं था, इट वाज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, उसको सरकार होल्ड कर रही थी, है ना। लोगों की अपनी अपनी कोई जमीनें नहीं थी जिसपे वो रह रहे हैं, इसके अलावा उनकी कोई जमीनें नहीं थी। सारी जमीनें, सारे एसेट्स जो है इट वाज होल्ड बाय दी गवर्नमेंट, इट वाज होल्ड बाय दी स्टेट। लैक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी नहीं था। ओके, यूएसएसआर कॉम्प्राइज ऑफ 15 रिपब्लिक्स, मैंने आपको बताया इसमें 15 कंट्रीज थी, जिसमें रशिया सबसे डोमिनेटिंग था, बाकी 14 रिपब्लिक्स के ऊपर। बाकी जो 14 रिपब्लिक्स थी, जो 14 कंट्रीज थी, वो अपने आप को बहुत निग्लेक्टेड फील करते थे कि हमको नजरअंदाज किया जा रहा है, अपने आप को बहुत सप्रेस्ड फील करते थे। एंड व्हेन व्हाट हैपेंड, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड इट फर्दर। तो पहले से एक प्रॉब्लम चल रही थी कि भाई 15 कंट्रीज है, उन्होंने बोले जब हम मेंबर हैं तो हमसे भी पूछा जाए, है ना, हमसे भी पूछा जाए, लेकिन हर चीज पर सिर्फ रशिया ही डिसाइड कर रहा था, तो बाकी 14 कंट्रीज जो है वो बोलती थी यार क्या फायदा ऐसे जगह पे होने का, कोई मतलब तो है नहीं, हमसे पूछा तो जाएगा नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। उनके अंदर मम्मी की आत्मा आती थी, इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई मेरी बात ही नहीं करता, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मियाँ सुनते नहीं है, तो उनके अंदर मम्मी की वैल्यू, मम्मी की इमोशंस आ गए थे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या हुआ बेटा, जब ये यूएसएसआर ने, जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया था 1979 में, तो इस यूएसएसआर की हालत जो खस्ता थी वो और ज्यादा खस्ता हो जाती है, ठीक है ना। अब जब खस्ता हो जाती है तो बेटा क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होने लग जाता है यूएसएसआर का। 1991 में एक कूप होता है जिसमें क्या इनकरेज करा गया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने हार्डलाइनर्स अगेंस्ट द रिफॉर्म्स ऑफ मिखाइल गोर्बाचोव। अब देखो क्या है बेटा, यहाँ पर रशिया में या यूएसएसआर में एक बंदा था जिसका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है ना।
इन्होंने डिसाइड करा कि भाई ये जो हमारे रिश्ते हैं वेस्ट के साथ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वेस्टर्न कंट्री कैपिटलिज्म में बिलीव कर रहा था, अमेरिका वगैरह, और वो ग्रो करे चले जा रहे थे, ग्रो करते चले जा रहे थे, एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक इंडस्ट्रीज, एक से एक चीजें डेवलपमेंट हो रही है। और यूएसएसआर में, रशिया में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बहुत स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, ग्रोथ रेट बहुत कम है। तो मिखाइल गोर्बाचोव को लगा कि यार हमें अपने रिश्ते जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ सुधारने चाहिए। ये बात यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, उन्होंने बोला क्या फालतू की बात कर रहे हो। लेकिन बेटा इसी की वजह से बाद में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, a coup took place that was encouraged by Communist Party hardliners against the reforms of मिखाइल गोर्बाचोव। अब देखो बेटा, ये मिखाइल गोर्बाचोव के पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के ही विदिन का एक मेंबर है, ठीक है ना। उसके ही पार्टी के लोगों ने क्या किया, इसके अगेंस्ट जो है वो उसको इस पार्टी से निकाल दिया। गोर्बाचोव had decided to normalize the relations with the West। उन्होंने बोला कि भाई हमें अपने रिश्ते वेस्ट यानी यूएसए के साथ बनाने चाहिए, नॉर्मलाइज करने चाहिए, ये कोल्ड वॉर खत्म करनी चाहिए और डेमोक्रेटाइज करना चाहिए एंड रिफॉर्म दी सोवियत यूनियन, और इसमें कुछ हमें बदलाव लाने की जरूरत है। ये जो रिफॉर्म की उसने बात करी, उसके अपने बंदों ने, अपनी पार्टी के लोगों ने उसकी बात को अपोज किया। हिज रिफॉर्म्स वर अपोज्ड विद इन द पार्टी, अपने ही बंदों ने उसको बोला कि नहीं भाई। गोर्बाचोव के बाद कौन आया था बेटा, बोरिस येल्टिन। बोरिस येल्टिन इमर्ज एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। बोरिस येल्टिन ने बोला कि नहीं भाई ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस कूप को अपोज किया और अपोज करने पर लोग इनकी बातों से इन्फ्लुएंस हुए और ये इलेक्शंस जीत गए, ठीक है ना। वन पॉपुलर इलेक्शंस began to shake off centralized control। अब क्या हुआ, अब जब जो कम्युनिज्म था ये धीरे धीरे शेक होने लगा, हिलने लगा, क्योंकि अब यूएसएसआर टूटने की बारी पर आ गया है ना। 1991 में क्या होता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, यानी ये आपका रशिया का, यूक्रेन एंड बेलारूस, मैंने शायद मॉस्को बोल दिया था, नहीं, इट इज बेलारूस, यूक्रेन एंड रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये तीन कंट्री मेजर कंट्रीज थी। इन तीनों ने क्या डिक्लेयर कर दिया, जॉइंटली डिक्लेयर कर दिया कि भैया आज से सोवियत यूनियन हम डिसबैंड करते हैं, कोई भी सोवियत यूनियन नाम की चीज अब नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टी डिसबैंड हो गई, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। तो ये जो रिफॉर्म की बात करी गई थी ये मिखाइल गोर्बाचोव ने करी थी, लेकिन अपने ही पार्टी के लोगों ने उसको पहले निकाल दिया, उसकी बात से सहमत नहीं हुए। फिर उसके बाद बोरिस येल्सिन आए, उन्होंने भी एक नेशनल हीरो की तरह काम किया इन अपोजिंग दिस कूप, इस कूप के अगेंस्ट वो खड़े हुए, इलेक्शन जीते और उन्होंने इस पूरे यूएसएसआर को खत्म कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि लोग भी समझ रहे थे कि यार हमारे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना, क्या करेंगे स्टेट होल्ड प्रॉपर्टी करके जब तक डेवलपमेंट नहीं है। भाई अगर सरकार के हाथ में चीजें हैं तो सरकार डेवलपमेंट कर दे, सरकार डेवलपमेंट ही नहीं कर रही है ना। तो भाई रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर डिसाइड करा कि भाई हम आज से इस यूएसएसआर को डिसबैंड करते हैं, खत्म करते हैं, और वहां पर डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है ना। अब जब ये खत्म हो गया यूएसएसआर, तो उसके बाद जो कंट्रीज थी उन सब ने मिलकर, कुछ 8 कंट्रीज ने मिलकर CIS बनाए, उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है ना। इन सब ने मिलकर फिर एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं CIS, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कब बनी थी बेटा, दिसंबर 1991 में बनी थी। जैसे ही यूएसएसआर टूटा उसके बाद ये बना। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि भाई आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर विच ग्रुप या विच अलायंस केम फॉरवर्ड। तो आपको नाटो, सीटो, यूएसएसआर लिख देंगे, CIS लिख देंगे, तो आपको CIS बताना है, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है ना। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 8 मेंबर्स ने इसको ज्वाइन करा था। जॉर्जिया ने इसको बेटा 1993 में ज्वाइन किया था, 2 साल बाद ज्वाइन किया था, ठीक है ना। रशिया टुक ओवर द सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब मैंने आपको बताया कि जो यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स है उसमें सोवियत था, यूएसएसआर था, लेकिन अब यूएसएसआर खत्म हो गया, तो भाई सिक्योरिटी काउंसिल में अब कौन बैठेगा, तो रशिया ने वो सीट ली, ठीक है ना। रशिया को वो सीट दी गई, रशिया टुक ओवर द सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो भी यूएसएसआर की ट्रीटीज थी, जो कमिटमेंट्स थे, उसने बोला कि भाई हम पूरा करेंगे, रशिया पूरा करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब ये शॉक थेरेपी क्या थी बेटा, देखो मैं आपको बताऊं, शॉक थेरेपी और मार्शल प्लान ये 2 चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मार्शल प्लान भी बनाया गया था, शॉक थेरेपी भी बनाई गई थी। शॉक थेरेपी वाज लाइक जैसे झटके से किसी चीज को खत्म कर देना, झटके से किसी चीज को ले आना, इसको बोलना है शॉक थेरेपी, ठीक है ना। तो ये क्या है, अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन
अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो एक ये शॉक थेरेपी रशिया में यानी यूएसएसआर में बनाई गई थी, जिसमें क्या हुआ था कि जो सोशलिस्ट सिस्टम कंट्री में चल रहा था उसको अचानक से चेंज कर दिया और वहां पर डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिस्टम अडॉप्ट कर दिया। ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे बताओगे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है ना। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा हाथ था। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी, जब ये शॉक थेरेपी हुई थी तब जो रशिया की करेंसी थी रूबल, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ रूबल। आपको दे देंगे यहाँ पर डॉलर, आपको दे देंगे पाउंड, आपको दे देंगे दिरम्स, आपको देंगे दिरम्स दे देंगे, है ना, पाउंड दे देंगे, है ना, रूबल दे देंगे, डॉलर दे देंगे, रुपी दे देंगे। तो आपको बताना है कि भाई रशिया की करेंसी कौन सी है, दैट इज रूबल। तो इस शॉक थेरेपी से क्या हुआ था बेटा, रशिया की करेंसी डीवैल्यूएट हो गई थी। रशिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, दैट मीन्स जितने भी बैंक्स थे, वो सब के सब बैंकरप्ट हो रहे थे, कंगाल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इस शॉक थेरेपी से रशिया के 1500 बैंक्स बैंकरप्ट हो गए थे, करेंसी डिवैल्यू कर गई थी। ठीक है ना। ओके, प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ये बेटा बिल्कुल अलग टॉपिक है। प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years। यहाँ पर आपका अलग सवाल आता है, ये यूएसएसआर शॉक थेरेपी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, अलग है बिल्कुल। उस तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने आप को पहले 10 साल के लिए अपॉइंट करा, फिर उन्होंने अगले 10 साल के लिए अपने आप को फिर से अपॉइंट कर लिया था। ठीक है ना। तो दे अलाउड नो डिसेंट और ऑपोजिशन, उन्होंने बोला हमारे खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके चलो, अब जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट है ये कहाँ कहाँ को देखने मिला, कहाँ कहाँ टेंशन हुई थी, कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, ये भी बिल्कुल अलग टॉपिक है। यूएसएसआर, सोवियत, बिल्कुल यूएसए, रशिया, इन सब से हटकर है। ठीक है ना। तो रशिया में बेटा किसके बीच में हुई थी? चचनाय एंड दागिस्तान के बीच में यहाँ पर एक वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट हुई थी कि अलग होने की धमकी दी गई थी। किनके बीच में? चचनिया एंड दागिस्तान। किसके बीच में? चचनिया एंड दागिस्तान। कहाँ पर है? रशिया में। इसके बाद बेटा तजाकिस्तान में बेटा एक बहुत बड़ी सिविल वॉर देखने को मिली थी 10 साल के लिए, 2001 तक चली है। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं। ठीक है ना। अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान के जो नगोर्नो थे, ठीक है ना, अजरबैजान नगोर्नो कराबख प्रोविंस, ये एक जगह है अजरबैजान में, ठीक है ना, जिसका नाम है नगोर्नो कराबख प्रोविंस। सम आर्मेनियंस वांट टू सीड एंड ज्वाइन टू आर्मेनिया। वहां जो आर्मेनियंस रह रहे थे उन्होंने बोला कि भैया हमें इस अजरबैजान, इस प्रोविंस से अलग होकर आर्मेनिया एक कंट्री है बगल में ही उसकी, उसमें जाकर मिलना है। ठीक है ना। तो ये 3 कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया। रशिया में कॉन्फ्लिक्ट 2 लोगों के बीच में था, दैट इज अलग होने की धमकी दी थी। तजाकिस्तान में 2001 तक सिविल वॉर चली थी। अजरबैजान में आर्मेनियंस क्या कह रहे थे, हमें हटकर आर्मेनिया से मिलना है। ठीक है ना। और कहाँ हुआ? जॉर्जिया में बेटा इंडिपेंडेंस की डिमांड आई थी। कितने? 2 स्टेट्स ने, 2 प्रोविंसेस ने डिमांड किया भाई हमको अलग होना है, इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। यूक्रेन और किर्गिस्तान में क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पर मूवमेंट चलाई गई थी अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम, यानी वहाँ जो भी राजा चल रहा था, जो भी मोनार्की थी, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट यूक्रेन और किर्गिस्तान में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। 1991 में यूगोस्लाविया जो है बेटा वो कुछ 7 पार्ट्स में, आपको यहाँ तो 4 ही दिए हुए हैं, कुछ 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोनिवा, ठीक है ना, हेर्जेगोनिवा। तो ये यूगोस्लाविया 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कि कहाँ कहाँ पर टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिला था। ओके अब हम अपने और यूएसएसआर की बात कर लेते हैं। इंडिया और यूएसएसआर में कैसे कैसे हमारे रिलेशंस हैं, टर्म्स है, कैसे हैं। तो बेटा जो यूएसएसआर है उसने हमारे इंडिया के पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज को बहुत मदद दी है, बहुत असिस्टेंस दिया है, जो कि मुश्किल था कहीं और से मिलना। ठीक है ना। तो सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर कंपनीज एट द टाइम व्हेन सच असिस्टेंस वाज डिफिकल्ट टू गेट। जैसे कि फाइनेंशियली हमें बहुत हेल्प करा, पैसे के रूप से बहुत हेल्प करा, टेक्निकली बहुत हेल्प करा। ठीक है ना। जैसे कि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो कहीं ना कहीं रशिया के पैसों से हमने उसको बनाया है। बोकारो में, विशाखापट्टनम में, भेल, है ना, ये सारे के सारे जो हमने स्टील प्लांट्स बनाए हुए हैं, इसमें
फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प हमें रशिया से मिली हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा रशिया ने यानी सोवियत यूनियन ने हमारी इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करी थी व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, दैट मीन्स जब हमारे पास दूसरे देश की करेंसी नहीं थी, हमारे पास डॉलर नहीं था, तब इंडिया ने हमारे इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करके हमको सामान दिया था। तो बहुत बड़ी बात है ये किसी कंट्री के लिए, है ना भाई। उनके यहाँ चलता है रूबल, हमारे यहाँ चलता है रुपए, बहुत डिफरेंस है ना, है ना। तो भाई रशिया ने क्या किया था, रशिया हमेशा से एक वफादार दोस्त है, हमेशा से, आज भी है। रशिया से दोस्ती इज अ गुड थिंग, ठीक है ना। तो ये थे आपके यूएसएसआर और हमारे इंडिया के रिलेशंस। अब एक एक ये तो बेटा कुछ यहाँ पर बंदे हैं, उनका यहाँ पर 4-5 उनकी क्वालिटीज पढ़ लेते हैं, इन पे क्वेश्चंस बन सकता है आपका, फटाफट से आइए जानते हैं। व्लादिमीर लेनिन, अब ये कौन थे बेटा, ही वॉज अ मेंबर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। ये आपकी रशिया की बात कर रहे हैं, रशिया में ये पार्टी चल रही थी जब रशियन रेवोल्यूशन था, तो वहां पर पार्टी थी एक बोल्शेविक्स और उसी में टूटकर एक पार्टी बनी थी मेंशेविक्स, ठीक है ना। तो बोल्शेविक्स पार्टी के लीडर का नाम क्या है, व्लादिमीर लेनिन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ यूएसएसआर एंड प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी को ये फॉलो करते थे। ये आप देख सकते हैं, ही इज व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के बाद कौन आया बेटा, स्टालिन आया था, ठीक है ना। जोसेफ स्टालिन इनका नाम है, सक्सेसर टू लेनिन। उन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कहां पर, रशिया में, एंड फोर्सेबल कलेक्टाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले क्या था बेटा, इतनी जमीनें, भाई क्योंकि कम्युनिस्ट था, है ना, तो भाई एक जमीन इसके पास है, एक जमीन इनके 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 पास है। जैसे ही जोसेफ आया उसने बोला कलेक्टिवाइजेशन करो, यानी ये जमीनें सबकी खत्म होकर क्या हो गई, ये पूरी एक जमीन हो गई, कलेक्टिवाइज कर दिया सबको, ठीक है ना। ओके चलो, क्रेडिट ऑफ सोवियत विक्ट्री इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत जीत गया था, आपको पता है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए और रशिया साथ में मिलकर लड़ाई लड़े थे, है ना, एलाइड पावर्स, जीत गया था, उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो जोसेफ स्टालिन को जाता है, ठीक है ना। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर इन 1930s, एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद द एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद इन द पार्टी। भाई जो बहुत भयंकर एक टेरर आया था, खतरनाक चीजें हुई थी 1930s में, उसके लिए इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है, एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद इन द पार्टी। और जो लोग इनकी बात से सहमत नहीं होते थे, इनको ये पार्टी से निकाल देते थे, ठीक है ना। फिर आते हैं बेटा आपके, जिनका नाम है निकिता क्रुश्चेव, ठीक है ना। डिनाउंस स्टालिन्स लीडरशिप स्टाइल। अब उसके बाद कौन आया बेटा, स्टालिन के बाद आपके क्रुश्चेव आए। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, जो स्टालिन का तरीका है लीडरशिप का वो मुझे समझ में नहीं आता है। उन्होंने बोला कि भाई हमें लोगों के साथ मिलजुल कर पीसफुल एग्जिस्टेंस रखनी चाहिए वेस्ट के साथ, यानी यहाँ पर वो बात कर रहा है यूएसए की। उन्होंने बोला कि भैया यूएसए से मिलजुल कर चलो, वो बहुत बड़ा सुपर पावर है, कल को हमें बहुत मदद करेगा, है ना। तो वो स्टालिन की बात से खुश नहीं थे, उन्होंने बोला कि हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनाकर चलना ही चाहिए वेस्ट के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा जो हंगरी में और क्यूबन मिसाइल में जो भी पॉपुलर रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें उसको दबाने की कोशिश उन्होंने करी थी, ठीक है ना। ओके, देन वी हैव लियोनिड ब्रेजनेव। अब बेटा ये कौन है बेटा, याद बताओ मुझे, लियोनिड ब्रेजनेव कहाँ पढ़ा था मैंने, आप पढ़ाया था आपको, हम जब मिसाइल्स पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको लियोनिड ब्रेजनेव के बारे में बताया था। यहाँ पर ये देखो लियोनिड ब्रेजनेव कहाँ के थे ये, ही वॉज दी सोवियत लीडर, ठीक है ना, सोवियत लीडर थे ये। तो ऐसे आपको देखो याद रखना है चीजें, आप ऐसे भूल नहीं सकते मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लियोनिड ब्रेजनेव का। प्रपोज एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम involved in suppressing a popular rebellion in Czechoslovakia and invading in Afghanistan। तो ये आप देख सकते हैं, इनके बारे में आपको बस ये जानना है कि किस चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो एक तो आपको वो स्टॉक याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कि चेकोस्लोवाकिया में जो पॉपुलर रेबेलियन हुआ था और जो अफगानिस्तान में रेबेलियन हुआ था, उसको दबाने में इन्होंने बहुत मदद करी थी, ठीक है ना। चलो, फिर वी हैव मिखाइल गोर्बाचेव, ये आप देख सकते हैं, ही वॉज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के ये बिल्कुल लास्ट लीडर थे, उसके बाद सोवियत यूनियन खत्म हो गया था, है ना, मैंने आपको पढ़ाया। रिफॉर्म पॉलिसीज लेकर आए थे इन्होंने, क्या नाम था इनकी पॉलिसीज का, प्रेस्ट्रोइका जिसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, एंड ग्लासनोस्ट जिसको बोलते हैं ओपननेस। ये दो पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई गोर्बाचेव की कौन सी दो पॉलिसीज थी, या फिर ग्लासनोस्ट किसकी पॉलिसी थी। 4-5 नाम देंगे, लेनिन, स्टालिन, है ना, देन आपको गोर्बाचेव, और इसके बाद आप कहते हैं येल्स्टिन, है ना, 4 नाम देंगे, आपको बताना है कि इट वॉज दी थ्योरी ऑफ
मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस करा विड्रॉन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में जो उन्होंने ट्रूप्स लगा रखे थे यूरोप में, उन्होंने वापस बुला लिए। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि वेस्ट के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए। अफगानिस्तान में जो उन्होंने ट्रूप्स बता रखे थे उनको भी हटा लिया। जर्मनी की यूनिफिकेशन में उन्होंने बहुत हेल्प करी थी, कोल्ड वॉर खत्म कर दी, और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए इनको इल्जाम दिया जाता है। तो ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। इनके बाद कौन आया था? इनके बाद आए थे बेटा बोरिस येल्सिन। ये आप देख सकते हैं, बोरिस येल्सिन, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। इससे पहले तक यूएसएसआर थे, फिर बोरिस येल्सिन बने थे। तो भाई क्वेश्चन आएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उसमें 4-5 नाम आपको देंगे, येल्सिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ही वाज मेड द मेयर ऑफ मॉस्को बाय गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ने बेटा इसको मेयर बनाया हुआ था, किसका? मॉस्को का मेयर बनाया हुआ था। बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी एंड he played the key role in dissolving the Soviet Union। तो ये है आपके पूरे बोरिस येल्सिन के बारे में। सो आई होप आपको कोल्ड वॉर एरा और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत जनरलाइज चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। अब आता है थर्ड पोर्शन एंड दैट इज द यूएस हेगेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, सो यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब ये क्या है? इसमें आपको ये इस चैप्टर में आपको ये पढ़ने वाले हो, इस टॉपिक में आप ये देखोगे कि यूएसए ने कहां वर्ल्ड में कैसे कैसे पॉलिटिक्स करके चीजें करी है, ठीक है ना। चलो डिस्कस करते हैं कि करके चीजों को। फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी 1991 में। अब पहली बार ये क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई पहली गल्फ वॉर कब हुई थी, कहां हुई थी, किसके बीच में हुई थी? तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है ना। यूएसए ने क्या किया बेटा? ईरान इन्वेडेड कुवैत इन अगस्त 1990। अब देखो गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गल्फ कंट्रीज का ही नाम आएगा। ईरान ने क्या किया बेटा? कुवैत के अंदर इन्वेजन किया, कुवैत के अंदर घुसपैठ करी। कब करी? 1990 में घुसपैठ करी थी, ठीक है ना। रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्स्ड कुवैत को फिर ईरान ने एनेक्स कर लिया, अपने अंदर मिला लिया, उस पर कॉन्कर कर लिया। व्हेन ऑल डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड टू कन्विंस ईरान, जितने भी तरीके थे ईरान को समझाने के कि भाई कुवैत को छोड़ दो, लेकिन वो कुवैत को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। उसको इतनी मोहब्बत हो गई थी कुवैत से, उसको इतना अच्छी लगी कुवैत कि वो छोड़ ही नहीं पा रहा था उसको। फिर क्या होता है? यूएन डिसाइड करता है कि भैया हम इसको फोर्सेस के थ्रू लिबरेट करवाएंगे, हम कुवैत को आर्मी के थ्रू लिबरेट करवाएंगे। यानी ये लड़ाई क्या थी? इट वॉज इराक। आई थिंक मैंने ईरान बोल दिया है। इट इज इराक वर्सेस यूएनओ फोर्सेस, ठीक है ना। तो इस तरह की लड़ाई हुई थी। फिर ये पहले तो उसको बहुत समझाया गया, भाई कहता है ना कि भाई पहले इंसान को समझाओ फिर एक्शंस लो। तो पहले उसको बहुत समझाया गया, मत करो भाई, ऐसा मत करो, छोड़ दो कुवैत को। लेकिन इराक छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, इराक उसको छोड़ ही नहीं पा रहा है। तो यूएनओ ने बोला ऐसा है भैया, इसको हम समझाते हैं, इसको समझ में आ नहीं रही है, थोड़ा इनको अभी डंडे पड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या था? यूएनओ ने बोला कि भाई हम लिबरेट करवाएंगे कुवैत को, ठीक है भाई। क्या हुआ? मैसिव कोलिशन ऑफ 6,60,000 ट्रूप्स, जिस 6,60,000 आर्मी के लोग 34 कंट्री से गए थे इराक के अगेंस्ट लड़ने के लिए और उसको हराने के लिए। कितने? 6,60,000 ट्रूप्स, 34 कंट्री की आर्मी मिलकर गई थी इराक से लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है ना। इस यूएनओ ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑपरेशंस का नाम आएगा, तो आपको यहाँ पर लर्न करना है कि कौन सा ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इफ यू टॉक अबाउट योर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तो यहाँ पर लड़ाई थी बेटा इराक और कुवैत के बीच में, ठीक है ना, जहां पर यूएनओ ने इंटरफेयर किया था और यहाँ आर्मी गई थी कुवैत को आजाद करवाने के लिए, ठीक है ना। अमेरिकन जनरल, क्या नाम है बेटा उनका नाम है नॉर्मन शेक्वाज़कॉफ। यस, नॉर्मन शेक्वाज़कॉफ, ठीक है ना। इस यूएनओ ऑपरेशन को इन्होंने लीड किया था और इस 6,60,000 के जो ट्रूप थे उसमें 75% आर्मी तो बेटा यूएसए की अकेले थी। यानी इस 6 लाख के आगे, यानी कि जो 6,60,000 लोग गए थे, इसमें 70% आर्मी तो यूएस से आई हुई थी, ठीक है ना। ओके, यूज्ड सो कॉल्ड स्मार्ट बॉम्ब्स, इन्होंने स्मार्ट बॉम्ब्स यूज करा
कुवैत को आजाद करवाने के लिए इराक के खिलाफ, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने इसको बेटा कंप्यूटर बॉम्ब्स बोला, कुछ लोगों ने बेटा इसको वीडियो गेम बोला, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन बनता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? तो इट वाज अ लड़ाई, इट वाज अ गल्फ वॉर बिटवीन ईरान एंड कुवैत, जिसमें यूएनओ ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, जब यूएनओ की फोर्सेस गई और जब ईरान को, सॉरी इराक, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ईरान ईरान ईरान, इट्स इराक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इट्स इराक 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 इराक, ठीक है ना। ओह यस, तो जब बेटा इराक को हरा दिया यूएनओ की फोर्सेस ने, तो ये इराक की आर्मी वापस जा रही थी, ठीक है ना। वापस जाने के लिए एक रास्ता था, जिसको एक रोड थी, उसको हम बोलते हैं, अब आज के टाइम पर उसको बोलते हैं हाईवे डेथ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा जब ये इराक की आर्मी, इराक सही बोला ना, हाँ, जब ये इराक की आर्मी वापस जा रही थी, तो ये जो यूएनओ के फोर्सेस थे, जो अमेरिका की फोर्सेस थी, जब ये वापस जा रही थी, तो उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया था, इनको मार दिया था, उस रोड पर मार दिया था, उस हाईवे पर मार दिया था, इसीलिए उसको डेथ हाईवे या हाईवे डेथ कहते हैं, हाईवे ऑफ डेथ कहते हैं, ठीक है ना। ये एक रोड थी बिटवीन कुवैत एंड बारसा, ये इराकी सी पोर्ट है, एक्चुअली मैं आपको बारसा बताऊं तो इट इज एन इराकी सी पोर्ट, ठीक है ना। रिट्रीटिंग इराकी आर्मी वाज अटैक्ड बाय अमेरिकन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर। हारने के बाद जब ये इराक की आर्मी मुंह छुपाते हुए वापस जा रही थी, तो अमेरिका की आर्मी ने बोला मुंह क्यों छुपा रहे हो, आओ हम तुम्हारा थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं। तो इन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, एयरक्राफ्ट के थ्रू अटैक कर लिया। क्या किया? यूएस फोर्सेस ने जानबूझ के बेटा बमबारी करी थी इस हाईवे पर, जिसमें बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी, ठीक है ना। विक्टिम्स इंक्लूडेड कुवैती प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड हॉस्टेजेस, ऑल्सो पैलेस्टीन सिविलियंस भी थे इसमें। ऑब्जर्वर कॉल इट वॉर क्राइम, ठीक है ना, एंड वायलेशन ऑफ जेनोवा कन्वेंशन। तो जेनोवा कन्वेंशन में जो बातें बोली गई थी कि भाई कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, अमेरिका ने सबने बोला तुम जाओ यार यहाँ से, तुम्हारी बात कौन सुनेगा, आई वॉन्ट टू मेकअप ऑन दिस इराकी फोर्सेस, ठीक है ना। तो उन्होंने ढाकर उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया था, तो उसको क्या बोला गया? उसको बेटा वॉर क्राइम बोला गया। ओके, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई व्हाट इज दिस हाईवे ऑफ डेथ? तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई वहां पर यूएसए की आर्मी ने अटैक करा था इराक की आर्मी के ऊपर, ठीक है ना, ऐसे। नेक्स्ट आता है क्लिंटन ईयर्स। अब ये कौन है बेटा? ये वही है बिल क्लिंटन, यूएसए प्रेसिडेंट, याद कर लो, ठीक है ना। तो डिस्पाइट विनिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर, अब देखो फर्स्ट गल्फ वॉर यहाँ पर यूएसए जीत गया, जबरदस्ती का जबरन का था, लेकिन यूएसए जीत गया। बिल क्लिंटन यानी कि मैं आपको जब यूएसए जीत गया था, उस टाइम पर यूएस का प्रेसिडेंट कौन था बेटा? जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। कौन थे बेटा? जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। जीतने के बाद भी ये इलेक्शंस अमेरिका में हार जाते हैं, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है ना, लॉस द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन इन 1962, ये हार जाते हैं। और कौन आ जाता है उनकी जगह? कौन बन जाता है बेटा? उनकी जगह बन जाते हैं विलियम जेल्सन बिल क्लिंटन, ठीक है ना। ही वॉज ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है कि बनता है कि गल्फ वॉर के टाइम पर यूएस का प्रेसिडेंट कौन था, तो आपको बोलना है बुश, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। दूसरी चीज कि जो बुश के बाद कौन आया था, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या यूएसए, तो आपको बताना पड़ेगा विलियम जेल्सन बिल क्लिंटन, ठीक है ना। जब बिल क्लिंटन कौन सी पार्टी के थे, तो आपको बताना पड़ेगा ही वाज ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है ना बेटा। इन्होंने 1996 में जीता, उसके बाद 8 साल के लिए वहां के प्रेसिडेंट बने रहे यूएसए के लिए। ओके, नाउ मिलिट्री एक्शंस ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स। अब मिलिट्री एक्शंस का मतलब कहां मिलिट्री का इस्तेमाल किया क्लिंटन ने, ठीक है ना, अपनी पावर शो करने के लिए, ठीक है ना। तो पहला आता है बेटा कोसोवो, ठीक है ना। 1999 में क्या हुआ था? यूएस मिलिट्री एक्शन केम इनटू पिक्चर इन रिस्पांस टू यूगोस्लाविया एक्शंस अगेंस्ट द प्रीडोमिनेंटली अल्बानियन पॉपुलेशन ओवर द प्रोविंस ऑफ कोसोवो। यहां पर प्रॉब्लम थी बेटा अल्बानियंस और सर्ब्स की, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये यूगोस्लाविया की थी, अल्बानियंस थे वहां पर, सर्ब्स थे, कोसोवो एक वहां का प्रोविंस है। हुआ वहां पर क्या कि यूएसए ने अपनी वहां पर मिलिट्री पावर शो करी यूगोस्लाविया में, जहां पर किसके अगेंस्ट? अल्बानियन के अगेंस्ट। अल्बानियंस जो सर्ब्स के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे कोसोवो में, ये एक जगह है, ये प्रोविंस है, ये प्रोविंस का मतलब एक स्टेट है यूगोस्लाविया में, तो जहां पर ये अल्बानियंस डोमिनेट कर रहे थे सर्ब्स को, उनके अगेंस्ट कोसोवो में जाकर यूएसए ने अपनी आर्मी का प्रदर्शन किया और अपनी पावर दिखाई, ठीक है ना। तो दिस वाज द मिलिट्री एक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यूएसए ने अपने पावर कहां दिखाई? कोसोवो में दिखाई।
दिखाई कोसोवो कहाँ है, यूगोस्लाविया में है। क्या प्रॉब्लम थी, अल्बानियंस जो है वो कोसोवो में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस डोमिनेशन के अगेंस्ट यूएसए ने अपनी पावर शो करी, ठीक है ना। Air forces of NATO countries led by USA bombarded targets around Yugoslavia. Air forces of NATO countries, अब भाई NATO याद है कि नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वाला, है ना। उसकी जो जितनी भी कंट्रीज थी उनके जो एयर फोर्सेस थे, यानी जो उनकी हवा की आर्मी थी, है ना, जो एयर फोर्सेस थे, उनको उन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इट वाज लेड बाय यूएसए बॉम्बार्डेड Air forces of NATO countries led by USA bombarded targets around Yugoslavia for more than 2 months. क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि जो एयरफोर्स थी किसकी, नाटो कंट्रीज की, उसको यूएसए लीड कर रहा था। ऑब्वियसली भाई नाटो बनाया किसने, नाटो बनाया है यूएसए ने, तो यूएसए उसको लीड कर रहा था और यूएसए ने यूगोस्लाविया के कुछ अगल बगल की जगहों पर 2 महीने तक बमबारी करते रहे। किस चीज के लिए, जो वहां यूगोस्लाविया का जो राजा है जिसका नाम है स्लोबोदन मिलोशेविच, ठीक है ना, कि भाई तुम यहां से भाग जाओ, फोर्सिंग द गवर्नमेंट ऑफ स्लोबोदन मिलोशेविच एंड स्टेशनिंग अ नाटो फोर्स इन कोसोवो। तो कोसोवो में अपना दबदबा बनाने के लिए, वहां पर अपना एक पिट्ठू बटाने के लिए उन्होंने यहाँ पर बमबारी करी थी और मिलोशेविच को बोला कि तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये कोसोवो वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा कि ये लड़ाई क्यों हुई थी, ठीक है ना। अल्बानियंस जो है वो कोसोवो में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिका ने यहाँ पर इंटरफेयर करा। ये जो नाटो कंट्रीज के जो एयर फोर्सेस थे, इनकी मदद से, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, उन्होंने बॉम्बार्डिंग कर दी। कहाँ पर बॉम्बार्डिंग कर दी, यूगोस्लाविया के अगल बगल वाले रीजन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है अलकायदा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में बहुत कुछ लोग जानते भी हैं, ठीक है ना। क्या था, सिग्निफिकेंटली मिलिट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द बॉम्बार्डिंग ऑफ यूएस एम्बेसीज इन नायरोबी केन्या एंड दार एस सलाम तंजानिया इन 1998 बाय अलकायदा। अब अलकायदा ने क्या किया बेटा, अलकायदा ने यूएस एम्बेसीज पर हमला कर दिया। कौन कौन सी यूएस एम्बेसीज थी, वन इज नायरोबी, दूसरा है केन्या एंड तीसरा है दार एस सलाम। तंजानिया में भी इसने हमला करा। इट वॉज डन बाय अलकायदा। अलकायदा है क्या, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियाज, जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियाज हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको हम बोलते हैं अलकायदा, ठीक है ना। एक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो अलकायदा ने यूएस एम्बेसीज पर हमला करा, यूएसए नहीं आया, उसने नहीं ललकारा, बट अलकायदा को चुल मची थी तो ये उसने ललकार दिया यूएसए को। अब क्या होगा भाई, कुटेंगे ये लोग। क्लिंटन ऑर्डर्ड, क्लिंटन, वही क्लिंटन याद कर लो, बिल क्लिंटन। क्लिंटन ने क्या ऑर्डर किया, ऑपरेशन इनफिनाइट रीच। लो भाई, एक ऑपरेशन था, कौन सा, डेजर्ट, याद करो कि नहीं याद करो, याद है कि नहीं याद है, द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन वाज डेजर्ट स्टॉर्म। इनका क्या नाम है, डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, इट वाज द कुवैत एंड इराक प्रॉब्लम थी वहां पर। ये क्या है, अलकायदा एंड यूएसए। तो क्लिंटन ने यहां पर ऑर्डर दिया कि भाई एक सीरीज, एक के बाद एक मिसाइलें दाग दो अलकायदा के ऊपर, ठीक है ना। सूडान और अफगानिस्तान में इनका बेस था, सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा का बेस था। उन्हें बोला सूडान और अफगानिस्तान पर एक के बाद एक मिसाइल्स दाग दो। ऑर्डर्ड ऑपरेशन इनफिनाइट रीच, अ सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अल-कायदा टेररिस्ट टारगेट्स इन सूडान एंड अफगानिस्तान, ठीक है ना। यहां पर बेटा यूएसए ने यूएनओ की बिल्कुल फिक्र नहीं करी कि भैया यूएनओ बोलता रहेगा, जो उसको वो बोलना है, जो भी उसको कहना है वो बोलता रहे। भाई यूएनओ का काम क्या है, दुनिया भर में सुख शांति बनाकर रखना। पर यूएसए ने कहा भैया तुम्हारी बात सेकेंडरी है, हम तो हमला करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। यूएसए इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, है ना भाई। यूएसए आज भी जो यूएनओ में फंड्स वगैरह जाते हैं तो मैक्सिमम पार्ट यूएसए से जा रहा होता है। तो भाई जहाँ से पैसा मिल रहा है तो उसकी बात थोड़ी बहुत तो बात रखनी पड़ती है। तो यूएसए ने कहा ऐसा है यूएनओ, तुम चुप पे बैठे रहो, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे, पहले हम इनका मामला खत्म करें फिर हम तुम्हारी बात सुनते हैं, ठीक है ना। सो यूएसए डिड नॉट बॉदर अबाउट यूएनओ सैंक्शंस। जितने भी यूएनओ में सैंक्शन कर रखे हैं इंटरनेशनल लॉ के साथ, हम कोई हमला नहीं करेंगे, हम सुख शांति बना के रखेंगे, पीस हार्मनी होगा। यूएसए ने कहा गड्ढे में कूड़े में गया वो, हमें मतलब नहीं, हम तो हमला करेंगे। तो उन्होंने हमला किया था सूडान और अफगानिस्तान, ये अलकायदा टेररिस्ट टारगेट्स थे, ठीक है ना। देन 9/11 का अटैक और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। अब भाई अलकायदा भी चुप नहीं बैठेगा। अलकायदा ने क्या किया, यहां पर देखो आगे बताते हैं फिर क्या हुआ। 11 सितंबर 2001 में
अब देखो 9/11 का मतलब ये हुआ 11th ऑफ सितंबर, ठीक है ना, इट इज नॉट कि 9/11 का आप समझो कि 9 नवंबर, नहीं, इट इज 11 सितंबर। वहां पर ये तरीका है लिखने का, डेट अमेरिका में ऐसी लिखी जाती है। अब क्या हुआ, 11 सितंबर 2001 को 19 हाईजैकर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज टू कंट्रोल ओवर 4 अमेरिकन कमर्शियल क्राफ्ट्स। अलकायदा का किस्सा खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये अलकायदा पलकायदा का यहाँ पर किस्सा खत्म हो गया। चलो इराक इन्वेजन बाद में पढ़ेंगे इसको, चलो आ जाओ। 11 सितंबर को क्या होता है 2001, 19 हाईजैकर्स जो है वो अलग अलग अरब कंट्री से आते हैं और अमेरिका के 4 कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को हाईजैक कर लेते हैं। अब आई होप आपको पता है हाईजैक क्या होता है, ठीक है ना। तो 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को हाईजैक कर दिया एंड शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ एंड फ्लू देम इनटू इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ यूएसए। और उनको जाकर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो यूएसए की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, उनमें जाकर उन्होंने फोड़ दिया एयरक्राफ्ट्स को जाकर, ठीक है ना। जैसे ही उड़े उसके बाद फौरन उन्होंने हाईजैक कर दिया। वन एयरलाइनर, एक एयरलाइनर कहां पर क्रैश हुआ था बेटा, क्रैश इनटू द नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। अब 9/11 का हमला सबको पता है, कोई अनजान नहीं है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था न्यूयॉर्क में, जो ट्विन टावर्स है, ट्विन टावर्स, ठीक है ना, नॉर्थ एंड साउथ टावर बोलते हैं उसको, उसमें जाकर उन्होंने भेड़ दिया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, जो दूसरा दो एयरक्राफ्ट तो यहाँ चले गए, तो तीसरा एयरक्राफ्ट था बेटा क्रैश इनटू अ पेंटागन बिल्डिंग इन, कहां पर, पेंटागन बिल्डिंग में जाकर भिड़ गया था, जो कि कहां पर था, आर्लिंगटन वर्जीनिया में था, जहां पर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर था, ठीक है ना, जहां पर यूएसए का डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर था, वहां जाकर तीसरा एयरक्राफ्ट जाकर भिड़ गया, वहां पर पेंटागन बिल्डिंग में जाकर खत्म हो गया। तो चौथा एयरक्राफ्ट था वो कहां बेटा, वो अपने आप प्रिजमली बाउंड फॉर द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस। जो यूएस कांग्रेस, जैसे हमारे पार्लियामेंट होता है वैसे वहां पर कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जाकर यूएस कांग्रेस में जाकर भिड़ गया, केम डाउन इन अ फील्ड इन पेनिनसुला। जो सॉरी जो 4th एयरक्राफ्ट था उसको भिड़ना था इसमें जाकर कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस, लेकिन ये उससे पहले ही एक जमीन है पेनिनसुला में जाकर वो गिर जाता है, अपने आप क्रैश कर जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज 9/11 अमेरिकन सिस्टम है इस तरीके से लिखने का। तो 2 तो आपके ट्विन टावर में चले गए, तीसरा आपका पेंटागन बिल्डिंग का, चौथा आपका पेनिनसुला में अपने आप गिर गया, ठीक है ना। कितने लोग मर गए थे बेटा, 3000 लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। अमेरिका ने बोला कि भाई ये जो यहाँ पर हमला हुआ है, या तो ये ब्रिटिश टाइम पर जो बर्निंग हुई थी तब हुआ था, या तो जापानीज जो ने हमारे जो पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था उस तरह का ये हमला हुआ है। तो उन्होंने इस हमले को वहां से कंपेयर किया, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ग्लोबल वॉर टेरर, यूएसए ने यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च करा जिसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। और उन्होंने बोला भाई ग्लोबली ये वॉर टेरर है, भाई कोई भी किसी भी देश पर हमला कर रहा है, यहाँ ईरान और इराक और कुवैत चुप नहीं बैठ रहे, वहाँ अफगानिस्तान चुप नहीं बैठ रहा, यहाँ अलकायदा चुप नहीं बैठ रहा, यहाँ अमेरिका चुप नहीं बैठ रहा, तो भाई दुनिया भर में क्या है, वो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हो रहा है। भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज है, बहुत डरावने वाली चीजें हो रही है। कभी भी कोई भी कंट्री किसी के ऊपर हमला कर रहा है, यूएसए ने कहा हम इसकी भाई जिम्मेदारी उठाते हैं और इनको हम सबक सिखाएंगे। तो उन्होंने एक ऑपरेशन और निकाला, दैट इज ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। तो ऑपरेशन स्टॉर्म रीच, ऑपरेशन स्टॉर्म याद करो, देन ऑपरेशन इनफिनाइट रीच याद करो, एंड दिस इज थर्ड ऑपरेशन, क्लिंटन के टाइम पर ही हुआ है, दैट इज ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ठीक है ना। क्या बोला गया इसमें ये बोला गया कि भाई जितने भी लोग ऐसे हैं सस्पेक्टेड हैं जिन पे ये शक है कि ये सारे लोग 9/11 के हमले में इन्वॉल्व थे, मेनली अलकायदा, तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान, दुनिया भर से उन्होंने, यूएसए ने लोगों को उठाना शुरू कर दिया था और उठाकर उन्होंने ग्वांटानामा बे एक जगह है, यहाँ पर यूएसए का नेवल फोर्स है, नेवल बेस है ना, ये क्यूबा के पास एक जगह है, वहां उठाकर इस जेल में बंद करना शुरू कर दिया था, ग्वांटानामा बे में, ठीक है ना। हुआ क्या, यूएसए ने बोला कि भैया ऐसा है, सबक तो सिखाना पड़ेगा, बिना उसकी बात मानेंगे नहीं लोग। तो उसने क्या किया, एक ऑपरेशन निकाला जिसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। क्या किया उसने, दुनिया भर से लोगों को उठाना शुरू करा जिस पर उसने शक किया कि यार ये 9/11 के अटैक में हो सकता है। तो इस तरह से बेटा 600 लोगों को उसने उठा लिया था, 600 लोगों को, और उनकी फैमिली मेंबर्स को पता भी नहीं था कि भाई ऐसा क्यों किया गया है हमारे साथ, हमको उठाकर क्यों बंद करा गया है, दे वर नॉट नोइंग। यूएनओ को बोला तुम चुप रहना, हमारे मान में बोलना मत बिल्कुल भी, यूएनओ चुप बैठा है एकदम। वो यूएनओ जो बनाया गया था ताकि दुनिया भर में सुख शांति बना के रखे, वो अमेरिका के कहने पर एकदम चुप बैठा हुआ है, ये दिक्कत थी, ठीक है ना। सो
यूएसए फोर्स मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा कुछ 600 लोगों को उठाया था, आपके बुक में नहीं दिया गया, आई एम टेलिंग यू। सीक्रेट प्रिजन्स में जाकर, यानी कि जो गुप्त जेलें थी वहां जाकर बंद कर दिया। और कहां बंद किया? ग्वांटानामा बे में। ये ग्वांटानामा बे क्या है? ये क्यूबा में एक जगह है जहां पर यूएसए का एक नेवल बेस है, ठीक है ना। इवन वहां के जो यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी इस चीज की परमिशन नहीं थी कि वो जाकर प्रिजनर्स से मिल सकते थे। यहां तक कि जिस जिस देश से लोग गायब थे वहां के लोगों को भी नहीं पता चला कि भाई हमारे बंदे गए कहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने यूएस वालों ने उठा लिया था। तो ये है आपका ग्वांटानामा बे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर प्रिजनर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। एक एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, उसको भनक पड़ती है कि भाई यूएसए में क्यों ग्वांटानामा बे में कुछ इस तरह के लोगों को उन्होंने बंद कर रखा है। फिर फाइनली क्या होता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो यूएनओ में ये बात रखती है, यूएनओ में ये बात प्रूव होती है कि हाँ भाई ऐसा किया गया है, तो फिर बाद में उन प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। ये चीज आपकी बुक में कहीं दी नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू। ओके, द इराक इन्वेजन 2003, वेरी इंटरेस्टिंग भाई, बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेजन है। इराक इन्वेजन हुआ था 2003 में। यूएसए ने क्या किया बेटा, इराक में फिर हमला किया था। कब? 2003 में। क्या था इस ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन था इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 4 फ्रीडम के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। यूएनओ ने रिफ्यूज टू अलाउ द अटैक। यूएनओ ने बोला, मना किया कि भाई अटैक मत करिए। इवन देन मोर देन 40 कंट्रीज ज्वाइन यूएसए अटैक ऑन ईरान। यूएनओ के मना करने के बाद भी यूएसए के साथ 40 कंट्रीज और थी जिन्होंने इस इराक के ऊपर हमला कर दिया। पर्पस क्या था? पर्पस ये था बेटा कि प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। भाई इराक क्या कर रहा था? ऐसे हथियार बना रहा था जिससे कि दुनिया तबाह हो सकती थी। तो 40 कंट्रीज ने यूएसए के साथ मिलकर एक ही ऑपरेशन चलाया जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसमें उन्होंने किस चीज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी? इराक पे क्यों हमला किया? ताकि जो इराक ऐसे डिस्ट्रक्शन वाले, मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स बना रहा है इसको हम रोक सके। हाउएवर, हालांकि कोई एविडेंस नहीं मिला इस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इन इराक में इस तरह का कोई ऐसा मामला देखने को नहीं मिला, विच इंडिकेटेड, जिसका मतलब क्या निकल के आया कि भाई रियल टारगेट क्या था? रियल टारगेट था, अमेरिका का रियल टारगेट था इराक की ऑयल फील्ड्स को, तेल को कब्जा करने का इनका रियल टारगेट था, ठीक है ना, ऑफ इराक, एंड पुट यूएस फ्रेंडली रिजीम इन इराक। और फिर यूएसए जो है वो अपना कोई एक दोस्त, अपना एक पिट्ठू इराक में बैठा देता। तो हमला क्यों किया था? हमला किया था कि भाई वो बहुत भयंकर मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स बना रहा है। लेकिन पता क्या चला कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं मिला। तो लोगों ने, दुनिया ने क्या बोला, नहीं नहीं, यूएसए ने जानबूझ के हमला किया था ताकि इराक की जो ऑयल फील्ड्स हैं, जहां से तेल निकल रहा है, वो अमेरिका अपने अंदर कब्जा कर ले और वहां पर अपना कोई मित्र बैठा दे, यूएस फ्रेंडली रिजीम इन इराक, अपना कोई मित्र बैठा दे ताकि वहां से उनको तेल मिलता रहे, ठीक है ना। अब ये 2 चीजें और है बेटा, यहाँ यूएसए की बात करेंगे जो कि यूएसए से ही शुरू हुई है। आज अगर आप मेरा ये लेक्चर देख पा रहे हो तो इट इज बिकॉज ऑफ यूएसए। यूएसए में इंटरनेट स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। So internet is the direct outcome of USA military research project began in 1950। 1950 पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसको बोलते हैं यूएसए मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट। ये इस प्रोजेक्ट में इंटरनेट का आविष्कार किया गया था, ठीक है ना। इवन टुडे, आज भी इंटरनेट रिलाइज ऑन ग्लोबल नेटवर्किंग ऑफ सैटेलाइट्स। आज भी ये जो इंटरनेट चल रहा है, जो आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, कहीं ना कहीं सैटेलाइट से कनेक्टेड है, राइट और नो? यस। मोस्ट ऑफ विच आर ओन्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। आज भी जो ग्लोबल नेटवर्क है सैटेलाइट्स का, ज्यादातर सैटेलाइट जो है वो किसकी है? वो यूएस कंट्रोल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, यूएसए के द्वारा कंट्रोल्ड है, ठीक है ना। यूएसए शेयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी रिमेन्स एन इनॉर्मस 28%। अमेरिकन इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भाई सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है? तो दैट इज द अमेरिकन इकोनॉमी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई अमेरिका कितना % वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है? तो इट इज 28%। बहुत बड़ा शेयर होता है, 28% इज अ वेरी 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 बिग नंबर। ओके, तो इंटरनेट की देन किसकी है भाई? यूएसए की देन है। ऐसे ही बेटा एमबीए जो आया था, ये एमबीए आज आप कर रहे हो, ये कहाँ से आया भाई? यूएसए में बोला गया कि भाई एक बिजनेस की भी पढ़ाई होती है, बिजनेस करने के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कोई अगर आइडियल बिजनेसमैन बनना चाहता है, प्रोफेशनली बनना चाहता है, तो उसके लिए अमेरिका ने एक कोर्स निकाला था जिसको हम बोलते हैं एमबीए, ठीक है ना। द आइडिया दैट बिजनेस इज अ प्रोफेशन इज यूनिकली अमेरिकन। ये एक आइडिया कि भाई बिजनेस भी एक प्रोफेशन होता है, ये आइडिया कहां से आया था? ये अमेरिका के पास से ये आइडिया आया था। फर्स्ट बिजनेस स्कूल उसने खोला था वर्ल्ड में जिसका नाम है वॉर्टन स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया।
ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पहला बिजनेस स्कूल कौन सा था वर्ल्ड में, तो वॉर्टन स्कूल है। कहाँ पर था बेटा, पेनिसिल्वेनिया में था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। किसने इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज बाय यूएसए, ठीक है ना। वॉज एस्टैब्लिश इन 1881, 1881 में ये कॉलेज, ये स्कूल बनाया गया था। फर्स्ट एमबीए कॉलेज कब बना था बेटा, फर्स्ट एमबीए कॉलेज कब इनिशिएट हुआ था, 1900 में फर्स्ट एमबीए कोर्स हुआ था आउटसाइड, ठीक है, फर्स्ट एमबीए कोर्स हुआ था। और यूएसए के बाहर 1950 में, यानी यूएसए में 1900 में ही लोग जो है एमबीए करने लगे थे, और उसके 50 साल बाद और दूसरी कंट्रीज में एमबीए कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देख लो भाई यूएसए हमसे कितना आगे है। 1900 में वहां कॉलेज में पढ़ाई हो रही है एमबीए की, और 1950 में आफ्टर 50 इयर्स ये कॉलेजेस, ये एमबीएज डिग्रीज और ये प्रोफेशंस 50 साल बाद बाकी देशों में आया था, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, एंड लास्ट टॉपिक हमारा कहता है कि इंडिया और यूएसए के रिश्ते कैसे हैं। तो इंडिया और रशिया के रिश्ते कैसे हैं ये हमने देख लिया, हम पढ़ रहे हैं इंडिया और यूएसए के रिश्ते कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊं बेटा, यूएसए जो है वो हमारे इंडिया का 65% टोटल एक्सपोर्ट्स एब्जॉर्ब करता है, यानी कि 65% हम अपना एक्सपोर्ट यूएसए में कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, ठीक है ना। कहां पर, सॉफ्टवेयर सेक्टर में। कैसे मैम, आपने देखा होगा जो वहां का जो बोइंग है, बोइंग क्या है, इट इज एन अमेरिकन, सॉरी इट इज एन एयरप्लेन मेकिंग कंपनी, ठीक है ना। तो 35% ऑफ टेक्निकल स्टाफ जो है बोइंग का वो इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया के लोग हैं। यानी कि अगर बोइंग में 100 लोग हैं तो 100 में से 35 लोग तो इंडिया के ही हैं। तो ये सॉफ्टवेयर टेक सेक्टर हुआ, ठीक है ना, इंडिया ओरिजिन के। या अगर हम बात करें बेटा सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली क्या है, जैसे हमारे देश में हमारे यहाँ हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहते हैं, है ना, कि भाई बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। ऐसे सिलिकॉन वैली जो है वो अमेरिका की बहुत ज़्यादा हाईटेक सिटी है। तो वहाँ पर 3 लाख इंडियंस काम कर रहे हैं, 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली। तो देख लो आप, तो यूएस और इंडिया के रिलेशंस भी कितने अच्छे हैं कि भाई हमारे यहाँ का ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट, सॉरी ज़्यादातर जो लोग हैं वो अमेरिका जा रहे हैं, और वहाँ पर 65% हम लोग वो लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमारे इंडियंस को प्रेफर देते हैं। अगर आप यूएसए में जाओगे बेटा तो वहाँ पर आपको डॉक्टर्स इंडियंस ही मिलेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड, आई वोंट टेक द नेम, बट वो यूएसए में जाके लॉ पढ़ा रही है, मेरी स्कूल फ्रेंड है, आई नो हर, और वो यूएसए में लॉ पढ़ा रही है। तो दिस इज ऑल थिंग, ये ऐसे यूएसए ऐसे हमारा एक्सपोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। 15% ऑफ हाईटेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन। 15% जो जितने भी हाईटेक स्टार्टअप्स है वो ज्यादातर इंडियन अमेरिकन है, इंडिया के लोग हैं लेकिन अमेरिका जाके रहने लगे हैं। उन लोगों ने 15% जो अमेरिका में इंडस्ट्रीज वगैरह है, 15% तो इंडियंस ने करी हुई हैं। तो ऐसे हमारे यूएस के साथ रिलेशंस हैं विद इंडिया। ओके, चलिए, सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर आपका यहीं पर पूरा हो जाता है, एंड आई होप और उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ नहीं पढ़ा है हमने। पहले तो हमने यूएसए और रशिया के बीच की लड़ाई पढ़ी है, फिर हमने देखा यूएसएसआर कैसे टूटा, और तीसरा कि भाई ये गल्फ कंट्रीज में कैसे क्या, ईरान, इराक, कुवैत, इन सब में क्या क्या चल रहा था, यूएसए ने कैसे अपनी पावर दिखाई, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है ना। चलो, तो कैसा लगा लेक्चर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक्स, अगेन 3 टॉपिक्स के साथ मिलेंगे और डिस्कस करेंगे अगेन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट योर रिलेटेड टू योर सीबीटी। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में। दैट्स अ डे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।